नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए दस्तक पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई, खट खट। इस बार मुझे उठने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे एहसास हो गया था कि आज फिर कल की तरह मेरी लगने वाली है। सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बार सोचा पुलिस कंट्रोल को फोन लगाऊं, मगर फिर सोचने लगा कि उनसे क्या कहूंगा। फिर पुलिस वालों के चक्कर में पड़ने का मतलब अपना चैन सुकून सब गंवाना। इसलिए मैंने ये विचार छोड़कर स्वयं ही इससे निपटने का निर्णय लिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे वही पिछली रात वाला साया नजर आया। मैंने उसे पुकारा और बोला, आपको क्या चाहिए? आप क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि मुझे अपनी ओर बढ़ते देख वो मुझसे दूर जाने लगा। मुझे समझते देर न लगी कि आज फिर कल जैसी ही दौड़ होने वाली है। मैं वापस कमरे में लौट आया। मैंने बाहर ना जाने का निश्चय करके सोने की तैयारी करने लगा। अभी मुझे अंदर आए 10 मिनट भी ना हुए थे कि जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इस बार कोई लगातार मेरे दरवाजे को पीट रहा था। मुझे लगा कि आज फिर मेरी परेड कराए बिना ये नहीं मानेगी। आज मैं पिछली रात वाली गलतियां नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए मैंने अच्छे से कपड़े पहने, सर पर टोपी लगाई, टॉर्च, मोबाइल और एक मजबूत सा लोहे का रॉड लेकर आगे बढ़ा। दरवाजा खोला तो वो साया कुछ ही दूरी पर नजर आया। मैं बाहर निकलकर जैसे ही उसकी ओर लपका वो मुझसे दूर जाने लगी। मैंने लौटकर पहले दरवाजे पर ताला डाला और फिर उसके बाद उसकी ओर बढ़ चला, मगर क्यों इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। उस साए को खुद से दूर जाते देख मैंने उसके पीछे जाने की वजह कुछ और ही प्लान बनाया। आज मैंने दूसरे रास्ते से उसका पीछा करना शुरू किया। मैं उसके पीछे जाते जाते अचानक ही अपना रास्ता बदल दिया और थोड़ी देर के लिए एक ऑटो में छुप गया। मैंने देखा कि कुछ दूर जाकर वो साया भी ठहर गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उसके पीछे नहीं आ रहा हूँ। वहीं रुककर मेरा इंतजार करने लगा और इधर उधर पीछे की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाह मुझे ही ढूंढ रही हो। जब वो साया पीछे मुड़ा, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वो लड़की थी। उसे देखकर मुझे अजीब सा डर सताने लगा। मैंने गांव में बहुत बार चुड़ैल के किस्से सुने थे। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये भी तो कोई चुड़ैल नहीं जो मुझे फंसाने आई हो। मैंने सुना था कि चुड़ैल पहले आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उसका शिकार करती है। इस सोच में मेरा पूरा बदन कांप उठा। उस समय मेरी जो हालत थी मैं कह नहीं सकता। मुझे अपने पीछे ना पाकर वो धीरे धीरे उसी राह पर लौटने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो और पास आई, उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसे पहले कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने कब और कहाँ उसे देखा था, मगर बहुत जोर देने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब वो लौट रही थी, उसकी नज़र मुझे ही ढूंढ रही थी। ऐसा होते देख मैं और भी अच्छे से छुप गया। मुझे कहीं ना पाकर वो और तेजी से मेरे कमरे की तरफ वापस लौटने लगी। मैं भी उसके पीछे छुपता छुपता वहां लौटने लगा। आज पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसमें चोर खुद पुलिस को ढूंढ रहा था।
वो लड़की जैसे ही मेरे घर के सामने पहुंची, दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो एकदम से ठिठक गई। फिर अचानक ही वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर डाला। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ पूरी रात भी रो रही हो। वक्त जैसे थम सा गया। एक तरफ रात का सन्नाटा था जो बढ़ते वक्त के साथ और भी गहराते जा रहा था और भयानक रूप का इंतजार करती जा रही थी। दूसरी तरफ आसमान में खिला चांद अपनी खिली रोशनी से रात की भयानक को कम करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मगर इन सबके बीच जो चीज मन को सबसे ज्यादा अचंभित और रोमांचित कर रही थी वो थी उस लड़की का रोना। कुछ ही देर बाद वो बैठी बैठी रोती रही और फिर अचानक ही वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरे दरवाजे पर लगा ताला अपने आप ही खुल गया और उसके खुलते ही दरवाजा भी खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी रोशनी मेरे कमरे में फैल गई। ये सब घटना मेरे लिए किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर मेरा दिल डरा और रोमांच के मारे बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं छिपकर एक एक घटना को बहुत सावधानी से देख रहा था। कुछ देर बाद पलक झपकते ही वो रोशनी गायब हो गई और उसके साथ ही वो लड़की भी गायब हो गई। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा कि तभी अचानक ही मेरे पीछे से कुछ आहट हुई। मैं एकदम से सहम गया। मेरा डर के मारे पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत न हो रही थी। समय के साथ ही खड़खड़ाहट और भी बढ़ती जा रही थी। अब मैं भगवान का नाम लेते हुए अपने कमरे की ओर भागा। मैं कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कुत्ते की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही भौंक रहा हो। मैं जल्दी से कमरे में पहुंच जाना चाहता था, मगर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलना चाहा, वो नहीं खुला। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दरवाजे को खुलते और उसमें रोशनी चमकते देखा था। आश्चर्य और भी बढ़ गया जब मेरी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर गई। ताला खुलकर नीचे गिरा पड़ा था और कुंडी भी नहीं लगी थी, मगर मेरी बहुत कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। एक तो ठंड की रात, उस पर कीड़ों की ची की आवाज उसकी भयानकता और बढ़ा रहे थे। अचानक ही चमगादड़ का एक झुंड मेरे पास से गुजरा। पीछे से कुत्ते की रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रात का ये माहौल पल पल मेरी हालत खराब करते जा रहा था। मैं पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को अंदर की ओर ढकेल रहा था, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजा अंदर से बंद हो। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब अंदर कोई नहीं है तो फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो सकता है, क्योंकि मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई और नहीं रहता था। मैं ये बात 2 दिन पहले तक पूरी आत्मविश्वास से कह सकता था, मगर पिछले 2 दिन की घटनाएं घटने के बाद ये कहना मुश्किल है कि मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ। इसे मेरा भ्रम समझिए या कुछ और, मगर फिलहाल तो इस समय मेरी दलीलें बिल्कुल सही लग रहे हैं। मैं अपनी कोशिश में लगा था कि अचानक ही किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अभी 1 मिनट पहले तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक ही मेरे मुड़ते ही कौन आ गया। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि मुझे कौन पुकार रहा है, मगर डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने दोबारा मुझे पुकारा मेरे नाम से, ओम। अब मैंने हिम्मत करके अपना सिर पीछे घुमाया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वही लड़की दिखाई दी जो अभी कुछ देर पहले मेरे कमरे के बाहर रो रही थी और फिर न जाने कहां गायब हो गई थी। आज एक ही दिन में दूसरी बार उस लड़की का चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर थोड़ी देर तक उसे यूं ही देखने के बाद मेरा डर जाता रहा। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी
मायूसी और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे देखकर डरने की वजह मुझे उस पर दया आने लगी। मुझे इस तरह खुद को निहारते हुए देखकर उस लड़की ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद नहीं चल रहा हूँ, बल्कि कोई अनजान शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं उस लड़की के पीछे पीछे कॉलोनी से बाहर तक आ गया। कॉलोनी से बाहर आने के बाद वो एक जगह कुछ देर को ठहरी और फिर चल पड़ी। वो अब जिस रास्ते पर बढ़ रही थी उस रास्ते पर तो कोई दिन में भी नहीं जाता था। उस रास्ते के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थी। उदाहरण, जो भी उस रास्ते पर जाता वापस नहीं लौटता। उस रास्ते पर पहुंचते ही जैसे मेरे कदम एकदम से ठिठक गए। मुझे जब अपनेपन का होश हुआ मैं एकदम से चौंक पड़ा। मुझे इस तरह चौंकते हुए देखकर वो सारा माजरा समझ गई। वो मेरे मन के भाव को पढ़ती हुई बोली, ओम डरो नहीं, तुम बस चले आओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसके मुंह से अपना नाम दोबारा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे कैसे जानती है। उसकी तसल्ली देने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ूं। मैं भला उस व्यक्ति की बात पर क्यों विश्वास करने लगा जिसको मैं जानता ही नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसने दोबारा मुझे पुकारा, डरो नहीं, चले आओ। इस बार मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा, क्योंकि अब मैंने भी इस रहस्य के हद तक जाने का फैसला कर लिया था। वैसे भी मेरे सामने एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। मैंने अपने आप को मजबूत और चौकन्ना किया ताकि हर आने वाले खतरे से सतर्क रहूं। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। हम दोनों में दूरी का ज्यादा फासला नहीं था। अगर फासला कहीं था तो वो था हम दोनों की स्थिति में। एक और जहां उसे मालूम था कि क्या हो रहा है, वहीं मैं आने वाले पल से बिल्कुल अनजान था। मैं उसके इशारे पर नाचने के लिए भी मजबूर था। वो मदारी थी और मैं उसके साथ का कठपुतली। इस समय हम दोनों के लिए कोई चीज कॉमन थी तो वो थी ठिठुरती कांपती अकेली तन्हा रात और उसकी खामोशी और वीरानियां। एक तो काली भयानक रात, उस पर हड्डी कपाती ठंड, उस पर साए साए चलती हुई बर्फीली हवा। ऐसा लग रहा था मानो मुझे धमका और पूछ रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा हमसे, जो इस तरह खुले आसमान तले इस वीराने में टहल रहे हो, वो भी तब जब सारा जहां कोरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। मैं बेचारा उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। कभी कभी रास्ते में अचानक ही पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट उठती, जिसमें मेरा रोम रोम सिहर उठता। कभी कभी उल्लुओं के बोलने से वातावरण की भयानकता और बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की टहनियाँ जब आपस में रगड़ती और टकराती तो ऐसा लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। इस एहसास से ही मेरे मन में जो रोमांच पैदा हो रहा था उसे या तो मेरी अंतरात्मा ही जानती थी या फिर मेरा खुदा, जिसके नाम के सिवा मेरा उस समय कोई और सहारा नहीं था। उसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मगर शब्दों में नहीं ढाल सकता। मेरा साथ देने वाला एक और शख्स था। वो था बेचारा चांद, जिसकी खिली रोशनी कुछ हद तक मेरा साथ निभा रही थी और मुझे हिम्मत बांध रही थी। मैं जिसके पीछे चले जा रहा था वो मेरी दोस्त थी या दुश्मन, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ना ही मैं इस हालत में था कि इतना सोच सकूं। सुनसान राह को पार करने के बाद एक मैदान आया। उस मैदान के किनारे पर दो पेड़ नजर आए। उस पेड़ के नजदीक पहुंचकर वो लड़की रुक गई। उसके रुकते ही मैं चौकन्ना हो गया और उससे थोड़ी दूर पर ही रुक गया। मैं उस लड़की के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। वो मुझे इस तरह खुद से दूर ठहरा देखकर मुझे और पास बुलाने लगी। मैं उसके बार बार अनुरोध करने पर उसके पास गया। मैं वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसपास का जायजा लेने लगा, या फिर यूं कहूँ कि अगली घटना घटित होने का इंतजार करने लगा तो गलत नहीं होगा। मुझे इस तरह खोए हुए देखकर वो मुझे बैठने के लिए बोली। मैं इधर उधर
देख ही रहा था कि उसने वहां रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, आइए आप यहाँ इस कुर्सी पर आराम से बैठिए। इतनी रात गई उस सोने मैदान में कुर्सी देखकर मुझे बड़ा अचंभित हुआ, मगर मैं कुछ भी नहीं बोला। वैसे भी अभी तक जो घटित हो चुकी थी और आगे जो घटने वाला था किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अगले पल मेरे साथ अच्छा बुरा क्या होने वाला था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो चुपचाप बैठकर आने वाले तमाशे की राह देख रहा था। मुझे बैठे हुए देख वो बोली, आप आराम से बैठ जाइए, मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। उसके कहने पर मैं पेड़ के नीचे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, मगर उस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे हवा में लटका दिया हो। मेरा पूरा शरीर रुई के गोले के समान हवा में झूल रहा हो। ये अनुभूति मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा कर रही थी। चारों ओर घोर शांति थी। कोई पत्ता भी हिलता तो उसकी आवाज देर तक हवा में तैरती रहती। आसमान में चांद मेरी बेबसी पर हंस रहा था या दिलासा दे रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कुछ करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। मेरे वश में कुछ करना था तो वो था इंतजार, इंतजार और केवल इंतजार। मैं अपनी हालत पर अफसोस करने में डूबा था कि तभी एक मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। उस आवाज में एक अजीब सी कशिश और मधुरता थी जिसने पूरे वातावरण का रंग ही बदल दिया। उस आवाज में एक अजीब सा जादू था जिसने मेरे अंदर के डर को एकदम से खत्म कर दिया। उस आवाज के जादू ने मुझे इस कदर मदहोश कर दिया कि मैं ये भी भूल गया कि मैं किसी वीराना में एक अजनबी के साथ हूँ। मेरा मन करने लगा कि बस ये आवाज यूं ही फिजा में गूंजती रहे। हमारी बातचीत की शुरुआत हमारे परिचय से शुरू हुई, बल्कि यहाँ पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि उसके परिचय से, क्योंकि मैं तो केवल सुन रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। इससे ज्यादा ना तो कुछ करने की हिम्मत थी ना ही साहस। उसने बताना शुरू किया, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। उसकी इस बात में भी इत्तेफाक रखा था। समस्या ये थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ। उसने इस रास्ते को खोलना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया, आज से लगभग 3 साल बाद हम एक हॉस्पिटल में मिले थे। उस दिन मैं अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आई थी और आप शायद अपना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में आए थे। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाना जरूरी था। मेरी लाख मन्नतों के बावजूद डॉक्टर ऐसा करने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तुरंत सारे पैसे जमा करने की मांग कर रहा था। मेरे पास पैसे तो थे, मगर शायद उतने नहीं जितने की उस समय जरूरत थी। उस समय आपकी सिफारिश पर डॉक्टर ने मेरी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था। आपने बिना बताए मेरी जानकारी के बाकी के पैसे वहाँ जमा करा दिए थे और बिना कुछ बताए वहाँ से चले गए थे। इस बात का पता मुझे बाद में डॉक्टर से चला। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी, मगर मेरे पास इसका कोई जरिया नहीं था। उस लड़की की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके मुंह से निकलकर एक शब्द मुझे अपने साथ मेरे अतीत में लेते जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे वो सारी घटना बिल्कुल याद आ गई। वो बिल्कुल सच कह रही थी। उस दिन उनकी हालत पर मुझे बड़ा तरस आया था और मैं अपने पास पड़े 20,000 उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करा कर लौट आया था। आज अचानक ये सब सुनकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, मगर अब आश्चर्य और भी बढ़ गया कि जब इसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था तो अचानक 3 साल बाद ये यहाँ मेरे सामने कैसे आ गई। इसके पीछे क्या राज था, उसे जानने के लिए मेरा मन उतावला होने लगा। मैं उसकी बात सुनकर बोला, माफ करना, उस घटना को मैं भूल चुका था, शायद इसलिए आपको पहचान नहीं सका। मगर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों बाद आज अचानक आप यहाँ मेरे सामने, और वो भी इतनी
घनघोर रात में इस तरह अकेले? आपकी माँ को अगर ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? वैसे आपकी माताजी कहाँ हैं? आप लोग कहाँ रहते हो? मेरी बात सुनकर वो बहुत दुखी हुई और अचानक ही रोने लगी। उसे रोता देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत बोला, सॉरी, आप इस तरह रोने क्यों लगी? मैंने कुछ गलत बात पूछ ली क्या? मेरी बातों ने उसे तसल्ली दी और उसने रोना बंद कर दिया। सच ही कहा जाता है कि हमदर्दी का मरहम बहुत तेजी से असर करता है। उसने आगे बताना शुरू किया। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 2 दिन बाद ही माँ चल बसी। अकेले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रिश्तेदारों की मदद से माँ का क्रियाक्रम कराया। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता। मेरे लिए घर में रहना मुश्किल हो जाता था। हर तरफ माँ से जुड़ी यादें थी जो मुझे कचोटती रहती थी। मैं अपना ज्यादातर समय घर से बाहर बिताने लगी। उसको बीच में टोकते हुए कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हें अपने घर में भी डर लगता है तो फिर इस तरह इस ठंडी और काली अंधेरी रात में इस तरह वीराने में क्यों घूम रही हो? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर उसने आगे जो बताना शुरू किया उसे सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। ऐसा लगा मेरे बदन का सारा खून जहाँ तहाँ जम गया हो। मेरी आंख खुली की खुली रह गई और मैं अचंभे से उसे देखते रह गया। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।